दुनिया भर के बाजारों से है मिले जुले संकेत और कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज है हफ्ते का आखिरी दिन, लेकिन साथ ही वीकली और मंथली सीरीज की शुरुआत भी। आज ये है हफ्ता आखिरी मार्च की सीरीज का। कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें आप, इसी पर होगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आज वेल्थ क्रिएशन वीक का एंड है, बट जबरदस्त मूव वहां पर रही है। उस पर भी कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग है जिस पर एलजी की बात करेंगे, और साथ ही आज ढेरों संकेत भी हैं। वीकेंड भी आ गया सर। बिल्कुल दीप, और इस वेल्थ क्रिएशन वीक का आज हम समापन भी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऑफरिंग्स वहाँ पर आपके लिए है। और आमतौर पर जो कहते हैं ना कि इक्विटी के लिए इक्विटी को सबसे बेहतर माना जाता है वेल्थ बनाने के लिए आज से। और आज जो वित्त विधेयक है, जिसे आप आमतौर पर बजट के नाम से कहते हैं, यस सर, आज संसद में वो पास भी होने वाला है। उसकी फाइन प्रिंट में एक झटका भी लगा है, बड़ा झटका डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो यानी कि फिक्स इनकम या डेट में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक झटका है। तो और ज़्यादा शायद आज लोगों का मन ये बनेगा इसको समझने के बाद कि इक्विटी में निवेश करके वेल्थ बनाना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि टैक्स एफिशिएंसी के लिए आज से भी। एनीवे, उस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं जिनके दम पर हमें करनी है शुरुआत। भारी उठापटक के बीच डाउ 75 अंक चढ़कर बंद हुआ है। नेस्डेक में रही 125 अंकों की मजबूती। एक्सचेंजर के दूसरी तिमाही के बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने वित्त वर्ष 2023 के आय और ईपीएस का अनुमान घटाया जरूर, लेकिन नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे। HAL रिटेल का OFS आज खुलने जा रहा है, और कल इंस्टीट्यूशनल OFS को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और बहुत ही मजबूती के साथ ही बंद हुआ। कैंपस फुटवेयर में आज एक बड़ी ब्लॉक डील 800 करोड़ की संभव है, बड़ी हिस्सेदारी बिकने की तैयारी। ये है आज के सारे ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स आते हुए दिखे हैं सर। आज ऑफ कोर्स वेल्थ क्रिएशन डे पर आपसे कई सारी चीज़ों पर बात भी करनी है, वहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा थ्रू द डे। कुछ और स्पेशल प्रोग्रामिंग, खास प्रोग्रामिंग सिर्फ आज के लिए भी आपको मिलेगी। बट एक बार जरा मूड माहौल समझ लें, क्योंकि ग्लोबल भी फोकस रहा है इतने दिनों से। सुबह SGX निफ्टी थोड़ा ठीक दिख रहा था, अब वापस फिसलते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स की चाल उतार चढ़ाव वाली है। कल अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ, वैसे देखेंगे तो एंडिंग वैसी हुई जैसे फ्यूचर्स हमारे बाजार के क्लोजिंग टाइम में थे। बट उसके बीच में जो भारी उतार चढ़ाव हुआ जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जेलेंट टेलन के एक बार फिर से कुछ नए कमेंट्स आए। चल क्या रहा है सर? दीप देखिए, वैसे देखा जाए तो नया कुछ नहीं हुआ। दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिकी बाजारों को लेकर। अमेरिका में इस वक्त पूरा मूड माहौल है ना, सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर। बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह के डेवलपमेंट या उससे जुड़े हुए किसी भी तरह के स्टेटमेंट, वो ही बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। और कल जो उतार चढ़ाव भरा मामला दिखा, पहले आपने अमेरिकी बाजारों को मजबूत होते देखा। मजबूत इसलिए होते दिखे कि कल परसों के फेड के एक्शन के बाद में कल किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई खराब खबर नहीं आई। उसके बाद देर शाम को फिर जब वापस से जेनेट येलेन के बयान जो आए, उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, हम इंश्योरेंस स्कीम नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मदद दी जाएगी, और इसका मतलब ये नहीं कि हम बैंकों को गिरने पिटने और डूबने देंगे, राइट। तो अपने बयान को उन्होंने फिर से थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश की, और उसने अमेरिकी बाजारों को जोश भरा थोड़ा कि चलिए ठीक है, वित्त मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत पड़ने पर बैंकिंग सिस्टम को बचाया जाएगा, जो कि आपको हमको सबको पता है। वो कभी आके ये तो कहेंगी नहीं कि कुछ भी हो जाओ हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं बचाएंगे, जिसको मरना है मरे। करेक्ट। ये तो कोई किसी भी देश का वित्त मंत्री नहीं बोलेगा। करेक्ट। सो ऐसा कुछ भी नया नहीं उन्होंने कहा, जिससे एक दिन पहले कुछ और बोला। हाँ, एक दिन पहले या कुछ और नहीं, बट कुछ ऐसा बोल दिया जो बाजार ने नेगेटिव ले लिया। जिस दिन फेड की मीटिंग हुई उस दिन बाजार ये सुनना चाहता था कि भाई हाँ, हम सारे बैंकों की डिपॉजिट सेफ है और कोई भी बैंक डूबेगा तो हम दे देंगे। ये बाजार की एक्सपेक्टेशन जो ज्यादा थी। यस, तो ये बाजार की गलती। मतलब अब कहने को कह भी सकती थी कि भाई सारी डिपॉजिट्स अगर कोई भी बैंक डूबा तो हम देंगे। एक ये कहना अलग है कि सारी डिपॉजिट सेफ है, और एक ये कहना है कि कोई भी बैंक डूबेगा तो कितनी भी डिपॉजिट हम देंगे। दोनों में बड़ा फर्क है। ऐसी गारंटी, एश्योरेंस या इंश्योरेंस आप दे नहीं सकते। वही उन्होंने कहा है कि भाई मदद हम सारी करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि कुछ खास बदला है। बाजार थोड़ा सा दीप है ना, अमेरिका की बाजारों को इन बयानों से हटकर अगर आप कल देखें तो ये अब मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि अब ज़्यादातर बड़े ट्रिगर्स आपके आगे से निकल चुके हैं। फेड की मीटिंग हो गई, आगे की राह भी आपको नज़र आ रही है कि भाई कब तक ब्याज दरें बढ़ेंगी,
कब पोज होगा, कब से घटेगी, क्लैरिटी है। बैंक्स को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आ रही है कि भाई बैंक्स को जो कुछ भी तकलीफ़ें हैं उसे सरकार संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्लाइंड अगर आप ये समझिए कि हर बैंक के पीछे सरकार खड़ी है, वैसा भी नहीं है, जिसका जिक्र कल हम कर भी रहे थे कि अगर सरकार ये कह दे कि सारी डिपॉजिट इंश्योर्ड है, तो मैं आज पहला काम ये करूँगा कि सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सा बैंक दे रहा है, हाँ मैं उस बैंक में जाके पैसा डालूँ। करेक्ट सर, है ना, Yes. चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो फिर अमेरिका की सरकार को पैसा दे रहा हूँ ना। अगर सारी तो वो कह नहीं सकते। सो आई थिंक जो भी है सेंसिबल चीज़ें होंगी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त बिताकर अमेरिकी बाजार आगे के डायरेक्शन की तलाश में। और अगर किसी तरह की बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई खबर नहीं है, काफ़ी लोग अब ये भी मान रहे हैं कि वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसका भी बेल आउट हो सकता है, इस तरह का कुछ और अलग से प्लान डिटेल में आ सकते हैं, कुछ एक आध और बैंकों के नाम आ रहे हैं। आई डोंट नो क्या होगा, बट आई थिंक बड़ी चीज़ें आपके आगे से निकल चुकी है। और अगले 5-7 दिन यानी कि मार्च के महीने में अगर कोई एक आध और बैंक फूटता नहीं है वहाँ पर, तो आप सेफ हैं फिर अमेरिकी बाजारों में। ब्रॉडली सेफ ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे क्या होता है, इवेंट हुई, जितना डर हफ्ते 10 दिन पहले था आज कम है, क्योंकि आपका अब नया कोई मामला सामने नहीं आ रहा। क्रेडिट स्विस के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आ रहा, ठीक है। अब 5-7 दिन नहीं आए तो फिर हम भूल जाएंगे कि एक बार हुई थी, 15 दिन पहले एक इवेंट हुई थी, 2-3 बैंकों को तकलीफ आई, निपट गया मामला, आगे बढ़ो। सो आई थिंक धीरे धीरे उस प्रोसेस में, सो वो हीलिंग वाली प्रोसेस चल रही है। घाव हो जाने के बाद में, मार लगने के बाद अब धीमे धीमे ठीक होने वाली प्रोसेस है। और उस लिहाज से अमेरिकी बाजार ठीक है, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और डर कल फैला हुआ था जिसके बारे में हमने बात भी करी। हिंडनबर्ग वालों ने एक ट्वीट डाल दी, देखिए नई रिसर्च आने वाली है, थ्रू द डे वो रहा। शाम को इवेंचुअली वो आया भी, और ब्लॉक इंक करके एक कंपनी है, इस पर उन्होंने धोखाधड़ी के आरोप लगाए, इनके ऐप्स पर कहा यूजर नंबर इन्फ्लेटेड है, कई सारे आरोप लगाए। सर कैसे समझना है इसे? जैक डोर्सी साहब है जिन्होंने ट्विटर की स्थापना की थी, फिर वो ट्विटर बेच बचाकर निकल गए। उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी ब्लॉक INC, और हिंडनबर्ग ने इस पर आरोप लगाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंडनबर्ग ने जिस पर आरोप लगाया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इतनी चर्चा हिंडनबर्ग की पहले हमारे यहाँ देश में कभी होती नहीं थी, और काफ़ी लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए हिंदुस्तान की कोई कंपनी का नाम नहीं आया। जिन कंपनियों के नाम कल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रहे थे, ट्विटर्स पर फेंके जा रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से, जो स्टॉक कल 2% 3% नीचे, उसका नाम डाल दो कि इस पर रिपोर्ट आ रही है। ये जो कल का ट्रेंड कई था, सारे चल रहे थे, वो बदलता हुआ दिखेगा, आई एम श्योर। तो काफ़ी लोगों ने रिलीफ महसूस किए कि चलो ठीक है, हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं है, किसी का हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ का है, अब ठीक है, वो जाने उनका क्या सही है क्या गलत है। वहाँ पे मतलब ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, हाँ ठीक है, जैक डॉर्सी साहब के हैं, बिलियनर हैं वो, मतलब कंपनी बड़ी नहीं है, आदमी बड़ा है। हाँ, आदमी बड़ा है, वैसा है। वैसा है कि भाई जो ट्विटर जो शुरू करे तो आदमी बड़ा तो माना ही जाएगा। सो आगे चली गई। अब ऐसे में हो सकता है कल रिलायंस का स्टॉक काफ़ी कमज़ोर था, कल वेदांता काफ़ी गिरा था। सो आई एम श्योर सबसे क्लियर कट तो सबसे बड़ा फायदा तो आज वेदांता को ही है। वेदांता का स्टॉक आज आपके लिए चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कल 4% इसलिए नीचे भी था, लोगों को डर था। प्लस आज उन्होंने डिविडेंड के लिए भी बोर्ड बैठक का ऐलान कर दिया। तो आई थिंक और बाकी किसी को कोई और अंदाजा होगा कि इसका नाम उसका नाम, तो आज वो रिलीफ रैली वाला मामला है कम से कम। तो एक बड़ी बला टली, ठीक है, समझ गए। हाँ, वो हमसे कुछ लेना देना नहीं। अब क्या पहले तो ऐसा तो नहीं कि ये पहली और आखिरी रिपोर्ट निकाली, हिंडनबर्ग ने पहले भी निकालता था, लेकिन जब से अदानी पे निकाली तब से हिंदुस्तान की हर कंपनी को डर लगने लगा। पहले ये था कि हम तो इनके रडार पे ही नहीं है, ये तो अमेरिका पे ही निकालते हैं या बाकी बड़े देशों में जो भी वहाँ निकालते हैं। इंडिया में पहली रिपोर्ट थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे बाजार पर। सर कल गिरे हैं, बट अगेन थोड़ा एंड में ठीक ठाक होकर ही बंद हुए। इतने खराब नहीं थे जितना शायद मिड डे आपको एक्शन दिख रहा था, बट इतने अच्छे भी नहीं थे। ये ग्लोबल क्यूज दोनों तरफ के मूव कर रहे हैं। हमारे बाजार क्या डायरेक्शन चूज करने की? वैसे अगर आप कल का निफ्टी का चार्ट देखें और कल डाउ का चार्ट देखें, सेम दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, डाउ थोड़ा पॉजिटिव क्लोज, हाँ, मतलब जो शक्ल दिखेगी चार्ट की वो लगभग सेम है, देखो, है ना। सो बट ये कि वो ज़्यादा वक्त ग्रीन में थे, हम ज़्यादा वक्त रेड में थे, फ़र्क इतना ही है। सिंपल सी चीज़ है भारतीय। हम देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ पिछले हफ्ते भर से कि आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। बाजार आपको हर तरीके से पैसे बनाने के मौके दे रहा है। अगर आप बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखते हैं तो भी आपको डिप्स मिल रही है,
सेल ऑन राइस का मार्केट रखते हैं तो भी आपको राइस पे सेल करने को मौका मिल रहा है। और अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, एक तो होता है कि बाय नेचर एक ट्रेडर होता है, बायस ट्रेडर होता है, यार मुझे तेजी करनी है। एक कोई बाय नेचर होगा कि यार मैं बेच के कमाना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, ठीक है। और कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं स्किल ट्रेडर होते हैं जो दोनों तरफ कर लेते हैं कि भाई मैं पर्टिकुलर लेवल और रेंज पे आऊँगा तो इमोशंस को साइड में रख के मुझे लगता है ये रेंज लेवल खरीदने के लिए ठीक है वहाँ लूँगा, ऊपर जाएगा तो मुझे बजाय इस डर के कि बहुत तेजी हो जाएगी मैं बेचूंगा। सो तीनों तरह के ट्रेडर्स के लिए मार्केट परफेक्ट है। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, बहुत क्लियर कट है दीप कि 16,800 के आसपास जो सपोर्ट जोन है उसको बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ब्रॉडली 16,850 16,950 आपका सपोर्ट जोन आराम से वहाँ रुक रहा है। ऊपर में 17,100 17,200 आपकी रुकावट की रेंज है, 17,200 के आसपास आते ही रुक जाता है। सो ब्रॉडली 16,800 17,200 400 पॉइंट की रेंज बाजार बहुत परफेक्टली ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज में आपको पता है फिर आप जब भी 17,000 के नीचे हैं वहाँ पर आपके खरीदारी के मौके धीमे धीमे बनेंगे। जब भी आप 17,000 के ऊपर हैं, प्रिसाइजली 16,900 के नीचे खरीदना है, 17,100 के ऊपर लेना है। 17,100 17,200 सप्लाई जोन है, 16,800 16,900 बाइंग जोन है, वो क्लियर कट दिखा है। इस रेंज में भी 200 पॉइंट के मूव में भी बाजार 16,900 17,100 में ट्रेड करा है। सो आई थिंक बहुत क्लियर कट मूव है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका फ्रस्ट्रेशन एक चीज़ का हो सकता है कि मुझे निफ्टी में दिन में 100 150 200 पॉइंट बनाने को नहीं मिल रहे, तो वो तो अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कभी कभी पिच ऐसी होती है कि आप 125 रन बना के भी जीत जाते हैं, कभी कभी आप 300 बना के भी हार जाते हैं। तो ये पिच ऐसी है 125 बना के भी आप जीतना चाहें तो जीत सकते हो। तो सिंगल्स वाला मामला है, टिके रहेंगे पिच पे, सिंगल्स बनाते रहेंगे तो ठीक है। 100 150 200 पॉइंट कभी बन जाए मूव इंट्राडे में अच्छी बात है, नहीं बने तो आप थोड़ा थोड़ा 50 75 पॉइंट 100 पॉइंट की जो भी आपको मूव मिले उसमें एंट्री एग्जिट अगर प्रॉपर हो जाए आपकी तो थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर लीजिए। सो आई थिंक मार्केट ठीक है। हमारे मार्केट देखते हैं अगले हफ्ते में अमेरिकी बाजारों को से दिशा लेकर 16,800 के नीचे बंद होंगे, खराब होंगे, 17,200 के ऊपर बंद होंगे, थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये 400 पॉइंट की रेंज में टाइम पास है। रेंज जब रेंज के बाहर निकलेंगे तभी फिर एक नया होगा। बैंक निफ्टी जरूर कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की, निफ्टी का सपोर्ट उतना नहीं आ रहा बस निफ्टी का। क्योंकि निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, 2-3 ऐसे है ना मामले जो टांग खींच लेते हैं निफ्टी की। कभी आईटी खींच लेता है, कभी मेटल खींच लेता है, कभी ये दोनों ठीक भी होने की कोशिश करते हैं तो और बैंक उस दिन घट जाते हैं, उस दिन बैंक घट जाते हैं। जब ये दोनों मजबूत होते हैं तो इनके 36 का आंकड़ा है। बैंक्स की मेटल और आईटी के साथ बनती नहीं है घटने में बन जाएगी, बढ़ने में नहीं बनती। तो ऐसा फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स नहीं है ना मामला कि तीनों चारों सेक्टर एक साथ बढ़ जाएं तो आप रेंज को पार करके ऊपर निकले। और उसको बढ़ने के लिए ऐसा कुछ मजबूत तो होना चाहिए ना जिसके दम पर भागें। सो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट में एंजॉय कीजिए, टाइम पास कीजिए। ठीक है, टाइम पास कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर भी हो रहा है, हाँ, उस पर करेंगे फोकस। आइए पहले एक बार आज की स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं सर आपके साथ। कई और चीज़ों पर भी करना है फोकस, बट आज के संकेत समझाएं फिर कैसे दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत है पॉजिटिव साइड पर, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड है नेगेटिव। ये सारे आपके लिए संकेत इस वक्त। अब आइए निफ्टी का सपोर्ट जोन 17,000 17,050 निफ्टी पर सपोर्ट जोन है। 16,850 16,950 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो 100% आपको खरीदारी करनी ही करनी है। ऊपर की तरफ 17,100 17,150 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 17,200 17,250 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आप कर सकते हैं। वही वो 250 की रेंज जो आप कह रहे हैं ऊपर बिल्कुल अटके हुए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में सर? बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप 39,375 39,525 ये है आपके लिए सपोर्ट जोन। और उसके अलावा ऊपर इसके नीचे अगर गए तो 39,050 39,150 मजबूत खरीदारी की जगह यहाँ पर तो नो ब्रेनर है, आएगा तो खरीदना ही खरीदना है। ऊपर की तरफ 39,900 40,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 40,000 के पार निकल कर टिके तो 40,075 40,200 अगला बड़ा सप्लाई जोन आपके लिए बनकर आएगा। ये थोड़ी रेंज नीचे ले आए आप, थोड़ी नीचे आ गई कल की गिरावट के बाद। कल चूंकि आप 400 पॉइंट बैंक निफ्टी पर गिरे हैं तो थोड़ी सी रेंज उस वजह से नीचे आई है। ठीक है, एफआईएस की पोजीशनिंग हालांकि कल मार्केट गिरे हैं बट थोड़ी ऊपर गई, बट फिर भी 11% पर ही है सर।
मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसा कुछ है पोजिशनिंग नहीं में कोई खास बदला नहीं है। 8 और 11 में कोई वीकली खास एक्सपायरी था ये शायद वीकली एक्सपायरी की वजह से हल्के से शॉर्ट्स वगैरह कम हुए हैं। पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल ही है, 1 के नीचे ही है, तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्स भी कंफर्टेबल है। ठीक है। मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस फिर? मौजूदा पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 16,950 का है। जिनको छोटा रखना है और जिनको बड़ा रखना है वो 16,800 रख सकता है, लेकिन मेरे मानना इतना दूर का क्यों रखना है। इंट्राडे में 16,950, क्लोजिंग तो 16,950 पक्का है। इंट्राडे में अगर आपको छोटा करना है तो आप देख लीजिए, क्लोजिंग 16,950 ये एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस है। ये क्लियर कट है। दीप आप सोचिए पिछले मतलब 1 2 3 4 5 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जिसमें आप 16,975 के नीचे, 16,950 के नीचे बंद नहीं हुए और 17,150 के ऊपर बंद नहीं हुए ब्रॉडली। मतलब 9 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 2 हफ्ते से आप 200 पॉइंट की रेंज में क्लोज हो रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स आके जा रही हैं। वैसा हाल है ये। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर 17,000 बैंक निफ्टी का रहेगा, सॉरी बैंक निफ्टी 39,350, ये आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। जिनको ज़्यादा दूर का लगाना है 39,000 का लगाए, लेकिन मेरे ख्याल से 39,350 ही काफ़ी। अब आइए शॉर्ट साइड पर 17,250 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे सेम स्टॉप लॉस है, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे में 40,200, क्लोजिंग 40,000, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये भी क्रिस्टल क्लियर, वेल डिफाइंड है। क्लियर राउंड ऑफ फिगर 40,000 तक लेना है। ठीक है सर। नई पोजीशंस के लिए फिर क्या करना है? खरीदना है निफ्टी 16,950, 17,050 की रेंज। कल भी यही रेंज दी थी, आज भी यही रेंज है। इस रेंज में मौका मिले तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। 17,050 के आसपास इसके नीचे खुलेंगे। 16,950 तक आप आराम से लीजिए। 16,825 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,100, 150 दो छोटे टारगेट हैं, और 17,200, 225 दो मीडियम टारगेट। ऊपर के टारगेट शो पीस के तौर पर देखें, आने की संभावना कम है। 17,250, 17,300 तक के। इसके अलावा हाँ, बेचने की राय 17,150 से लेकर 17,250 की रेंज है जहां पर आपको बेचना चाहिए। और अगर इस रेंज में आप बेचते हैं तो 17,350 का स्टॉप लॉस होगा। 17,110, 17,065 दो छोटे टारगेट हैं। 17,045, 17,002 मीडियम टारगेट है। 16,950 और 16,850 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली जी। ठीक है सर। तो चलिए, ये तो रहे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में फिर क्या करना है आज? बैंक निफ्टी में दीप सिंपल है, खरीदना है, और खरीदने के लिए अच्छी रेंज में पहुंच चुका है बैंक निफ्टी जहां खरीदने का मौका बन रहा है, और वो है 39,375 से 39,525। ये वो परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 39,300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे वो 39,600 और 700 दो छोटे टारगेट है। 750 और 825 दो मीडियम टारगेट है। 39,900, 39,975 और 40,075 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बिकवाली। जो बिकवाली करनी है 39,900 से 40,100 की रेंज में बिकवाली करनी है। 40,250 कल का हाई 40,200 है, उससे थोड़ा सा ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है 40,250 का, और करनी है बिकवाली। टारगेट जो बनेंगे 39,775 और 39,700 दो छोटे टारगेट हैं। 39,625 और 39,550 दो मीडियम टारगेट हैं। 39,450, 39,375 के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। तो ये खरीदारी और बिकवाली की राय आपकी। गॉट इट सर। ठीक है। कुछ और अपडेट्स भी हैं जहां तक बैन में है। नया आ गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑफर फॉर सेल है। इंस्टीट्यूशनल पूरा सब्सक्राइब हो गया। ग्रीन शो ऑप्शन यूज कर रही है सरकार। आज रिटेल के लिए खुलेगा, नजर रखिए। 2450 का फ्लोट प्राइस है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बायोकॉन, इनेबल्स हाउसिंग, ये 3 स्टॉक्स हैं आज वायदा कारोबार के बैन के। डेटा सर? डेटा में दीप 17,100 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर है तो आप तेजी सोचिए, जब तक इसके नीचे हैं थोड़े दबाव में है। 17,100 के पुट पर 67 लाख शेयर हैं। कॉल्स में 70 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है 70 लाख शेयरों का। तो ये आपके लिए डेटा है। इसके ठीक नीचे 17,000 के आसपास सपोर्ट है, 17,200 पर रुकावट। सिंपल ये आपको डेटा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर ही आपको अच्छी तेजी के बारे में सोचना है। 40,000 के आसपास अब बड़ी रुकावट का लेवल आज के डेटा के लिए आज से दिख रहा है। तो 39,900, 40,000 अगर दिन के दौरान पहुंचे तो वहां पर आपको बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी के डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है सर। ओके। फंड्स का कुछ? फंड्स का बिल्कुल, फंड्स का वो फंड्स का नहीं, डेट फंड्स का। डेट फंड्स का। फंड्स के डेटा में वैसे
ज़्यादा कुछ नहीं है, 1000 करोड़ की कैश में बिकवाली कुछ ज़्यादा की नहीं है। और साथ ही 120 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी बिकवाली है। लगभग उतनी 1000 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स में की है, तो बैलेंस है। लोकल फंड ने 1670 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। छोटी मोटी ब्लॉक डील्स है, बट डेटा ठीक है, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। ठीक है सर, ओके। बाकी जो इम्पैक्ट आने वाले बाजार पर, उस पर तो बात करनी ही है, उस पर भी नजर डालेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो एक बड़ी खबर है उस पर आज फोकस करना चाहिए। बेसिकली आज जो वित्त विधेयक या जिसे आप बजट कहते हैं या फाइनेंस बिल कहते हैं, वो आज संसद में पास किया जाएगा। और इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए, इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। जितना भी पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है। और वो टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो 20% का टैक्स देना होता है। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो 10% का टैक्स आपको देना होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। अब इसमें जो बदलाव हो रहा है वो ये कि ये टैक्स बेनिफिट निकाले जा रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो टैक्स बेनिफिट इन्हें मिलते थे वो हट जाएंगे। अब कितना टैक्स लगेगा? उतना ही टैक्स लगेगा जितनी आपकी टैक्स स्लैब है। फॉर एग्जांपल, आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो अब आपके लिए विद सरचार्ज एवरीथिंग, और आमतौर पर डेट फंड में दो तरह के लोग डालते हैं। एक तो बिल्कुल जिनकी कमाई बहुत कम है, वो फिक्स इनकम में डालते हैं, जो एफडी और बैंक में रखते हैं। जिनकी बिल्कुल कमाई कम है, उनको रिस्क नहीं लेनी, पैसे ही कम है, उसमें क्या रिस्क लूँ, ठीक है। तो उनको जो भी ब्याज की कमाई आती है, उनके तो वैसे ही टैक्स मार्जिनल टैक्स रेट बहुत कम होती है। दूसरा ये है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, अल्ट्रा HNI, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो सोचते हैं कि यार इतना पैसा है और बढ़े ना बढ़े घटे ना, तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए। तो वो डेट फंड में डालते हैं। डेट फंड में इसलिए डालते हैं कि वहाँ टैक्स एफिशिएंसी है। सो अब वो टैक्स एफिशिएंसी खत्म हो रही है, तो डेट म्यूचुअल फंड, FD और बाकी दूसरे प्रोडक्ट के 8 पार हो रहे हैं। तो आज ये जो खबर है ये डेट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत खराब है। इसके अलावा ये खबर आमतौर पर सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए खराब है। तो सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स आज दबाव में दिखेंगे, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड में इक्विटी पोर्शन कम होगा, डेट पोर्शन ज़्यादा होगा। तो ये बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है। सो आई थिंक इस पर हम और विस्तार से बातचीत आगे और भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ पक्का है कि डेट फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मामला मुश्किल भरा होगा। करीब 8 लाख करोड़ की डेट इन्वेस्टमेंट्स थी फरवरी 2000 पिछले महीने के एंड तक वहाँ पर है। तो उसमें फिर आगे क्या होगा? ये तो हालांकि अब नए फाइनेंशियल ईयर से ये लागू होगा। फाइनेंशियल ईयर से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक रहेंगे, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में जब आप रिडीम करेंगे तो ये वाला लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले से पैसा लगा के बैठा हूँ। ये जब इनकम अक्रूवल हो रही है आपकी, जब समझिए आप 1 अप्रैल को आप अपना डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, जो आपने भले ही पहले लगा रखा है, लेकिन रूल जहाँ तक मेरी समझ है वो नया वाला रूल लागू। तो थोड़ा रिडेम्पशन प्रेशर आने वाले दिनों में फिर दिख सकता है, आ सकता है। अगले 5-7 दिनों में अगर आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। एक बार हम समझने की बैलेंसिंग वैसी हो सकती है। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल से रूल लागू होते ही अगर उसके बाद आप रिडीम कर रहे हैं, भले आपने 3 साल 5 साल से पैसा रखा है, अब ये जरूर हो सकता है कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एक बार रिडीम करके वापस नेक्स्ट डे डाल दे, ये स्कीम बदल ले, वो संभावना है। लेकिन ये चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेट म्यूचुअल फंड के लिए अब इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होगा। अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इसलिए पैसा लगाया है कि आपको वो टैक्स एफिशिएंट लगते हैं, तब तो ठीक। सिर्फ लेकिन अगर आपने इसलिए पैसा लगाया कि मुझे कम रिस्क के एसेट में रखना है, मुझे इक्विटी में नहीं रखना है, या FD रिटर्न कम, इसलिए मैं डेट आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से किया, अब फॉर एग्जांपल दीप, इंश्योरेंस के जो नियम बदल रहे हैं, 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इंश्योरेंस प्रीमियम वालों के लिए मामला मुश्किल हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा पैसा है इंश्योरेंस का अभी 31 मार्च के पहले बड़ी स्कीम्स में जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी शुरू कर दो। तो ये टैक्स प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टर्स ये जानना समझना चाहते हैं कि मेरा डेट म्यूचुअल फंड में पैसा है तो मैं क्या करूँ, मुझे नुकसान हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप सिर्फ अपने CA से बात कर लीजिए, टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपका 3-5 साल 10 साल पुराना पैसा है और आपको लगता है कि उसमें टैक्स बेनिफिट्स हो रहे हैं, एक बार बुक कर लीजिए, नेक्स्ट डे वापस डाल दीजिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिर्फ आपको टैक्स स्लैब से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, टैक्सेशन लिमिट से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में नहीं हूँ,
तो फिर आप पढ़ा लीजिए। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, ना आपके पैसे की सेफ्टी पे फर्क पड़ता है। ये सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड बदलाव है, और इस लिहाज से आपको पैसा रखना है या निकालना है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है, न कि इस नियम के बदलने से। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इसकी वजह से बाद में बढ़ जाती है तो एक बार आप रिडीम कर लीजिए। गॉट इट। टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, सेम रहती है, तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, आया गया आपके लिए क्या करेंगे। गॉट इट। तो बेसिकली जो अलग अलग फिक्स इनकम में अलग अलग तरह के आपके जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो अब यूनिफॉर्म, हाँ वो यूनिफॉर्म वो मान करने की बिल्कुल सरकार की कोशिश यही कि जितने भी आप फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब एक तरह से टैक्स होने चाहिए, जितने आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब एक तरह से होनी चाहिए, ताकि बार बार बदलाव ना हो। ठीक है, इसके इम्पैक्ट पर और भी चर्चा करेंगे और भी क्लैरिटी लेंगे, बट बड़ा कदम सरकार की तरफ से आया फाइनेंस बिल में, ये जो बदलाव है और नए वित्त वर्ष से ये लागू होने वाले हैं। आइए हमारी टीम वेल्थ क्रिएशन से जुड़ा भी हम आज एक्चुअली 24 मार्च का दिन है जी, बिल्कुल 2 साल पहले 3 साल पहले, माफ कीजिए 2020 ना, हाँ 3 साल हो गए, 3 साल हो गए सर। 3 साल पहले तो मैं बोल रहा था आज सुबह कि खुश रहना चाहिए हमें कि 2023 है और नहीं सबसे पहले खुशी तो इस बात की है कि 2020 में जो कुछ हुआ, 2021 में जो कुछ हुआ, हमारे आसपास में काफ़ी पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, उनके जानने वाले लोगों में काफ़ी लोग ऐसे रहे जो कोरोना में नहीं रहे। स्पेशली दूसरी लहर में भी बड़ा नुकसान हुआ। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो आपके लिए है कि आप और हम बैठकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हेल्थ ठीक रही, जान बची, वो बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि वेल्थ बनी है और बची रही है। 2020 में तो लोगों को लगता था कि दुनिया खत्म होने वाली, पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, आगे कामकाज कैसे करेंगे, कमाई कैसे होगी, उससे आज आप लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट पर पहुंचे। लेकिन जो बड़ा लेसन 2020 की इस गिरावट में मिला है कि आप खराब बाजार में अगर पैसे हैं और हिम्मत है तो पैसे लगाने के बारे में सोचना चाहिए, कैसे आप वेल्थ बना सकते हैं। और इसी पर आज हम 11 बजे आपके लिए एक विशेष शो करने जा रहे हैं, आओ वेल्थ बनाएं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2020 में पैसा लगाते तो कितनी कमी हो सकती थी, लेकिन आप ये सोचेंगे ये तो हो सकती थी, लेकिन क्या अब मौका है, और अगर है तो कहाँ। तो हम आज आपको कुछ बेहतरीन एकदम ऐसे मौके देंगे कि आपको कहाँ, कितना, कैसे पैसा लगाना चाहिए, किस तरह से आप वेल्थ बना सकते। तो ये शो मत मिस कीजिएगा। 10:30 बजे सुनील सिंघानिया साहब आपको देंगे वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। हम उनका प्रोमो भी अभी आपको सुनवाएंगे। और 9:45 पर एक और वेल्थ क्रिएशन पिक आपको मिलने वाली है, और आज वेल्थ क्रिएशन पिक कुछ ज़्यादा मिलेगी। राहुल अरोड़ा साहब की भी है, उनकी भी वेल्थ क्रिएशन पिक आपको मिलेगी, सुदीप बंदोपाध्याय साहब की भी पिक मिलेगी। तो ढेर सारा एक्शन है। आइए पहले आज 10:30 बजे जो शो है उसकी एक झलक देख लीजिए। ये रोज कमाने और वेल्थ बनाने की प्रोसेस का जो फर्क है वो कैसे समझे। रोज कमाने वाला इनकम कर सकता है, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको रोज कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, बोरिंग एंड लेजी मेक्स मनी, एक्टिव डज नॉट मेक मनी। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन सब के बीच में इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्ड होती है कि वो आदमी बेचारा यूथ है वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है और बनना क्या है। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है, देखने वाले कम है। बट उसको हटा सको और आप एकदम एक डिसिप्लिन वे में आप बोलिए कि हर महीने के मैं 10 तारीख या 15 तारीख को 5,000, 10,000, 50,000 रुपया इन्वेस्ट करूँगा एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड। आगे के 35 साल और ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आते हैं, तो फिर कहाँ वेल्थ बनेगी। तो हमारा मानना है कि फॉर एन इन्वेस्टर इंडिया इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन। और इन्वेस्टर को मैं तो ये कहूँगा, पॉजिटिव रहिए, अक्रॉस सेक्टर्स आपका पैसा बनेगा। तो यह है हमारा खास शो 10:30 बजे। सुनील सिंघानिया साहब होंगे, मिस मत करिएगा। और 11 बजे भी मिस मत करिएगा। आओ वेल्थ बनाएं, ये खास शो होने वाला है। इसमें कई सारी खास चीज़ें अनिल जी आपको बताने वाले हैं, और आगे वेल्थ क्रिएशन में क्या करना है इस पर भी अनिल जी चर्चा करेंगे। तो आगे की बात तो हम अनिल जी के साथ करने वाले हैं, बट 3 साल पहले इसी समय क्या बात हो रही थी, जो डर का माहौल था, लोअर सर्किट लग रहे थे, बॉटम बना था, ऊपर से हमने 40-50% बाजार को गिरते हुए देखा था, उस समय क्या नजरिया बन रहा था, एक रिकैप तो बनता है 3 साल पहले की ये बात। फिर कहूँगा जो इन्वेस्टर हैं, आपकी SIP है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी SIP के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है।
अगले 6 महीने से 12 महीने आपको बाजार बहुत बढ़िया मौका देगा। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगाना है मार्केट। आपको 8,600 8,800 की रेंज में मिलता है बाजार, तो वहां पर 20% कैश डालिए। आपको जो दोनों रेंज दी है निफ्टी की कि 8,550 8,700 और 8,200 8,300 ये रेंज है, अगर यहाँ पर पैसा आता है तो 20% पैसा आप लगा सकते हैं, यानी कि टोटल 40% पैसा लगा सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर 7,200 7,500 की रेंज मिले उसमें आपको 35% पैसा डाल देना चाहिए। आपका 75% पैसा आज तक चले जाना चाहिए। उस दिन मैंने स्ट्रांगली बोला था लीजिए, अभी लीजिए, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। ये साल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बढ़िया साल साबित होगा पैसा लगाने के लिए आज से। तो अनिल जी याद है वो 3 साल पहले, बट ये अच्छी बात है। उस समय हम काफी सारी चीजों की बात कर रहे थे, बट ये जो आपने आप कह रहे थे कि आप पैसा डालिए, इन्वेस्टर्स के लिए रहिए, और जो आपने कहा कि आज मेरी भी सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट गई है, वो उससे एक कॉन्फिडेंस जरूर आया था उस समय। नहीं देखिए, सही और गलत तो आप हमेशा पढ़ सकते हैं और वो तो बाद में ही पता चलता कितने सही कितने गलत हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया हमने 8,500 से ही कर दिया था। ऐसा नहीं कि 7,500 पे जाके सारे के सारे पैसे बॉटम में डाल दिए, वैसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हो जाए तो किस्मत है आपकी। उस दिन तो फिर आप कुछ भी करते तो जो मांगते मिल जाता, वैसा वाला हाल है। सो आई थिंक आपको टुकड़ों टुकड़ों में ही पैसा डालना होता है। और जब मतलब उस लेवल का पैनिक मतलब लाइफ में 1-2 बार ही देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आप देखना भी नहीं चाहते। जो 7,500 के दिन था 22 और 23 मार्च को। सो आई थिंक तब आपके लिए बड़ा पैसा लगाने का मन और हिम्मत होना चाहिए। उसको कहने के पीछे पर्पस भी यही था दीप, कि अगर मैं ये कहूँ कि दीप आप ये करिए, तो आप कहें ठीक है सर, बोल रहे हैं, सर का काम तो बोलने का कि बोलते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो मैं भी कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, वो बोल के कर रहा हूँ, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा कि यार ठीक है। एक तो ये कहूँ कि देखो पार कूद जाओ, नदी में पार हो जाएगी, चिंता मत करो, डूबोगे नहीं। और देखो पहले मैं कूद रहा हूँ, अब मेरे पीछे आओ, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि डूबेंगे तो पहले ये डूबेंगे, ये आगे हैं, मैं इनके पीछे हूँ। तो पर्पस उतना ही है। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जब आपको बड़ा पैसा एक साथ लगाना चाहिए। ऐसे मौके रोज नहीं आते। आज भी कितनी बार लोग बोलते हैं हमें कि आप सर वो शॉर्ट ब्लास्ट SIP जैसा क्यों नहीं कहते हैं। बिल्कुल, वो लेवल भी तो होने चाहिए कि जहाँ आप है ना उस तरह की कॉल लें, है ना, वो लेवल भी होनी चाहिए। आज वो लेवल नहीं जहाँ शॉर्ट ब्लास्ट SIP की जाए। वो टाइम था जहाँ सिर्फ ये था कि इस भाव से पैसा बनेगा, ये नहीं पता था कि कितने समय में बनेगा, कितना टाइम में बनेगा। तो इस बार हम किस्मत वाले रहे कि पैसा जल्दी बन गया। नहीं तो आमतौर पर ऐसे माहौल में आप पैसा लगाकर आपको 2-3 साल तो इंतजार करना ही पड़ता है। अब 2-3 महीने से बनना शुरू हो गया तो अपनी किस्मत। इसलिए तब हमने कहा था कि अगर आप एक तो टुकड़ों में लगाइए और दूसरा शॉर्ट ब्लास्ट SIP के तौर पे लगाइए। शॉर्ट ब्लास्ट SIP। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 साल बाद भी, कुछ समय पहले भी आपने ये बात कही है कि अब एक मौका आ रहा है, ये जो रिसेंट करेक्शन है बाजार में, कि वापस आप वो शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर सकते हैं। तो उस समय ये जो शॉर्ट ब्लास्ट SIP का कॉन्सेप्ट आया था, ये कहाँ से आया था और ये कैसा था, ये एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट ब्लास्ट SIP, छोटे समय के लिए बड़ी SIP। अगर समझिए आज 8,700 8,800 के आसपास बंद हो रहा है, वहां पर आ रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको 8,300 400 के आसपास आजकल परसों कभी मिले, और अगर ही आज 8,300 आ जाए तो 40% डालिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 7,500 600 के आसपास दिया तो वहां 20% और जाएगा आपका। ओके। ये शॉर्ट ब्लास्ट SIP है, लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। 3 चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से। अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट ब्लास्ट SIP। ओके। और अगले 6 साल के बाद, अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका जो प्यार होगा ना वो मेरे लिए कई गुना होगा।
6 साल नहीं सर, 3 साल बाद ही लोग थैंक यू कह रहे हैं। इनफैक्ट 1-1.5 साल बाद ही लोग काफी खुश हो गए थे क्योंकि जबरदस्त रिटर्न्स आए थे। बट हाँ, आज 3 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिन्होंने भी उस समय पैसा लगाया था वो आपका धन्यवाद तो जरूर कर रहे हैं सर। थैंक यू दीप, और धन्यवाद ईश्वर का है कि सही समय पर सही सद्बुद्धि आई और उस समय जोर से इतना, जब पहले नहीं लेना था तब भी यही राय दी कि आप सोचिए कितना मुश्किल काम होता होगा कि आप जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में ये बोलें कि बिल नहीं लेना है, नहीं लेना है, सब कुछ बेच दीजिए, अपना बेच दीजिए, पड़ोसियों का बेच दीजिए, रिश्तेदारों का बेच दीजिए, एक शेयर घर में मत रखिए, खून के आंसू पीने पड़ेंगे। 1-1.5 महीने बाद आपको पूरा यू टर्न लेना होता है कि अब पूरा पैसा लगाने का। ये मार्केट है कि आपको 1-1.5 महीने में इस तरह के मौके देता है कि जहाँ एक तरफ आपको पूरा बेच के निकल जाना है और दूसरा पूरा पैसा लगा देना है। ये खूबसूरती 2020 की और इस इक्विटी मार्केट की है। और हम फॉर्चुनेट थे कि उस समय दोनों तरफ ढंग से प्रेडिक्ट करने में कामयाब रहे। उसके बाद से काफ़ी बार कई लोगों ने बोला दोनों तरफ शॉर्ट ब्लास्ट SIP भी दीजिए और नहीं लेना भी बोल दीजिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों में वैसा टाइम आया नहीं। आएगा तो जरूर। अभी भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि बैंक उड़ रहे हैं, 2008 वाला आ रहा है, बोल दीजिए सर नहीं लेना है। जहाँ भी मैं जाता हूँ आजकल सेमिनार कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो सर ये वापस वो याद है सबको। नहीं, वो मोमेंट नहीं आया। अगर ये उम्मीद करते हैं कि 500,000 पॉइंट के मूवमेंट में आप ये सोचें कि इस तरह की कॉल्स आ सकते हैं तो वो संभव ही नहीं हो। उसके लिए तो कम से कम 20, 25, 30% का फॉल हो तो ही आप वैसी बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए, वो समय अलग था, ये समय अलग है। बट आज 11 बजे अगर आपको थोड़ा रिकैप करना है, मोर इम्पोर्टेंटली अब आगे वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जरूर जुड़िए। अनिल जी होंगे हमारे साथ और अपने नए गुरु मंत्र देंगे वेल्थ क्रिएशन के। आओ वेल्थ बनाएं, ये है हमारी आज की खास पेशकश। 11 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए इसके लिए। आइए बढ़ते आगे और हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ी चुकी है। थोड़ी देर में मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं आज की खबर, ट्रिगर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में इमामी पर फोकस रखिए। आज कंपनी बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक करने वाली है। साथ ही RVNL कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई है। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। FY24 के बिजनेस प्लान को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS आज से खुलता हुआ दिखेगा। एस्ट्रल लिमिटेड 6.71 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर्स यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही कैबिनेट की CCA की जो बैठक है वो आज शाम 6:30 बजे हो सकती है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा सेल और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के काउंटर्स, और साथ ही एक्स डेट होगा अजंता फार्मा का जो बायबैक था उसको। तो उस वजह से ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले ट्रिगर्स के लिए आज से। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जहाँ पे OFS चल रहा है उसका मैं अपडेट बता देती हूँ। अगर हम देखें तो ये करीबन 2.25 गुना से भरकर सामने आ चुका है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहना। फ्लोर प्राइस देखेंगे तो करीबन 2450 रुपये के आसपास की है। कैंपस एक्टिव है जहाँ पे आज ब्लॉक डील हो सकती है। TPG कंपनी में करीबन 0.8% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। 800 करोड़ की ये डील हो सकती है। 345 के भाव पर बेचा जा सकता है और 6.5% का डिस्काउंट इस डील पर आ सकता है। IT स्टॉक पे आज रखेगा नजर क्योंकि एक्सचेंजेस के नतीजे आते दिखे थे कल Q2 के, जहां पे आय और मुनाफा अनुमान से बेहतर था। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको नई बुकिंग्स दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा कि 19,000 कर्मचारियों को निकाला जाएगा, 2.5% से वर्कफोर्स को ले ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है उसे भी घटाया है। पहले जो 8 से 11% का गाइडेंस था FY23 का, वो घटाकर अब 8 से 10% कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पे IDFC लिमिटेड की सब्सिडरी IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग को शेयर अलॉटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहमति और मंजूरी मिल चुकी है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। वेदांता कल भी फोकस में था, आज भी फोकस में रहने वाला है। 28 मार्च को बोर्ड की बैठक है, 5वें अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने वाली है। इसके अलावा खबरें ये भी निकल के आ रही है, जिसका खंडन भी किया था कंपनी ने कि अपना स्टेक बेचेगी, उस पर अब ये खबर निकल के आ रही है कि सोवरेन वेल्थ फंड, ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, ADQ जैसे इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ कंपनी बातचीत कर रही है स्टेक सेल को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने करीबन 3,800 करोड़ के 2 नए करार किए हैं। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। पॉजिटिव न्यूज आते देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और लास्ट में RVNL, जहाँ पे रचना RVNL JV को करीबन 252 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है। प्रोजेक्ट में कंपनी की हिस्सेदारी देखेंगे तो 40% की है। तो RVNL पे भी रखेगा आज नजर। ओके,
अरमान, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबर लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले लुपिन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इनको एक दवा की अर्जी को यूएस एफडीए से जो शुरुआती मंजूरी है वो मिलती हुई दिखी और इस दवा का उपयोग लीवर के इलाज में अगर आप देखेंगे किया जाता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 28 मार्च को बोर्ड की बैठक में राइट इश्यू प्राइस, रिकॉर्ड डेट और फंड जुटाने समेत कई मामलों पर जो है विचार किया जाएगा। बैंक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार ने बैंकों से बॉन्ड पोर्टफोलियो का डेटा मांगा है, जिसमें आप एचटीएम, हेल्ड टू मैच्योरिटी या फिर अवेलेबल फॉर सेल दोनों पोर्टफोलियो की खास जानकारी जो है मांगी गई है। डेटा पैटर्न्स यहाँ पर भी खबर है, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए चेकआउट इक्विपमेंट जो है वो ये बनाएंगे। एनबीसीसी यहाँ पर कंपनी ने ई ऑक्शन के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में लगभग 415 करोड़ में 1 लाख स्क्वायर फीट अगर आप देखेंगे बिल्टअप एरिया की कमर्शियल जो जगह है वो बेची है। एलजी बालाकृष्णन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एलजीबी ऑटो प्रोडक्ट्स ने लगभग 18,000 के आसपास जो है शेयर्स खरीदे हैं, उनकी हिस्सेदारी 5.6% से बढ़कर 5.7% के आसपास हो गई है। और अंत में एशियन एनर्जी सर्विसेज, जहाँ पर प्रमोटर्स ग्रुप ने लगभग 2.2 लाख शेयर्स जो है 0.6% इक्विटी है वो खरीदी है और उनकी अब हिस्सेदारी 59.87% हो गई है, जो पहले 58.7% थी। ओके, ये है आपके लिए कल का सारा का खबरों और स्टॉक्स वाला एक्शन। आइए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेर सारी आई हैं, जानते हैं इनके बारे में। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, पहले टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट से करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन पर। कल यहाँ पर बुल वर्सेस बेयर में दोनों तर्क हमने सुन लिए थे। एनालिस्ट मीट हुई है, इसके बाद रिपोर्ट सही है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,925 रुपये का लक्ष्य दिया है, 1,909 रुपये की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो अभी भी अपने बेरिश व्यू पर बरकरार है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1,615 रुपये का लक्ष्य दिया है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री आप देखें तो काफ़ी पॉजिटिव मान रहे कि इंटरनेशनल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और अपनी फ्लीट जो है 2030 तक दुगनी करने जा रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिटी खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं, 2,400 रुपये के लक्ष्य लिए। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2,600 रुपये का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 3,100 से घटाकर 3,060 कर दिया है। हालांकि स्टॉक लुढ़क कर आ गया 2,248 रुपये पर। इंश्योरेंस कंपनीज पर लगातार रिपोर्ट्स आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, जहां पर शॉर्ट में बताता हूं कि मान रहे कि इन स्टॉक्स के अंदर डीप वैल्यू है और साथ में अगर आप देखें तो जिस हिसाब की वैल्यूएशन ये अभी फिलहाल फैक्टर कर रहे हैं, ग्रोथ यहाँ से अच्छी नजर आ रही है, जिसके चलते मान रहे कि SBI लाइफ ये इनकी फिलहाल के लिए टॉप पिक है। HDFC लाइफ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 710 से घटाकर 650 कर दिया, करीब 500 रुपये की क्लोजिंग है। SBI लाइफ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। स्टॉक तो पसंद है लेकिन स्टॉक के प्राइस में लक्ष्य में थोड़ा सी कटौती की है, 1700 से घटाकर 1650, 1119 की क्लोजिंग चल रही है। ICICI प्रू पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 630 से घटाकर 600 रुपये कर दिया है। और हिंडाल्को यहाँ पर भी JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य इन्होंने 525 से घटाकर 490 कर दिया, 399 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जिस प्रकार से LME में कीमतें थोड़ी सी घट रही हैं, इसके हिसाब से इन्होंने EPS के अनुमान में 8 से लेकर 10% की कटौती की है, तो हिंडाल्को पर भी फोकस रहेगा। ओके, तो ये तो रही टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, SBI का आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 720 की क्लोजिंग, 925 का टारगेट। AB कैपिटल पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 154 की क्लोजिंग, 163 का टारगेट। PB फिनटेक पर रखनी है खास नजर, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़िया बढ़ोतरी की है, 705 से बढ़ाकर 810 कर दिया है, 580 की क्लोजिंग चल रही है। टाटा मोटर्स पर JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, हालांकि 419 की क्लोजिंग और 415 का ही टारगेट दिया है, लेकिन कमेंट्री अगर आप चेक करें तो अच्छी है। मान रहे कि यूरोप में और चाइना में अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है JLR की तरफ से। और अंत में अपोलो टायर, जहाँ पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 310 की क्लोजिंग है, 390 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिन पर रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके लिए तैयार। और आज 3 साल पूरे हो रहे हैं बड़े मार्केट क्रैश को, जो आपने 24 मार्च 2020 में देखा था। इस उपलक्ष्य में हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स आज आपको पिक ऑफ द डे नहीं दे रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन डे हम चूंकि मना रहे हैं, और इसलिए आज आपको मिल रही है एक वेल्थ क्रिएशन पिक।
स्वागत है आप सबका और शुरुआत करते हैं वेल्थ क्रिएशन पिक के साथ। बंसल जी बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक है आईटीसी, जिसको हम सब लोग नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। 380 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे आईटीसी में निवेश की राय है, और किसी भी मार्केट के टर्मोइल पे अगर 350 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है। आंखें बंद करके लें, 325 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर मेरा टारगेट है 700 से लेकर 750 का जोन। एक डिसेंट से ज्यादा मतलब कि एक मल्टीबैगर काइंड की रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आईटीसी है वेल्थ क्रिएशन पिक, थोड़ा समय देना पड़ेगा, 18 से 24 महीने का नजरिया बना के आईटीसी में निवेश की राय है। ओके, आईटीसी आप 1.5 से 2 साल के लिए 700 750 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय बंसल जी की। सुप्रभात कुणाल जी बताएं सर, आपको कहाँ वेल्थ बनते दिखती है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, वेल्थ बनते हुए तो मुझे केवल जी बिजनेस पर दिखती है। और अनिल जी आज संपदा सृजन यानी कि वेल्थ क्रिएशन डे की आपको अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। क्या बात और सारे दर्शकों को भी। और अनिल जी याद आ रहा है मुझे 3 साल पहले का वो मंजर, जब अनिल जी इतनी नेगेटिविटी थी और उस समय आपने कहा था कि आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं। और अनिल जी वहां से बाजार, आज तो अनिल जी सब लोग भूल गए उस बात को, लेकिन उस समय जो आपने वो साहसी घोषणा की थी, बहुत लोगों को ढाढ़स मिला था। ढाढ़स भी मिला, मुझे पैसा भी बना, मेरा पर्स जिन्होंने सुना होगा उन्होंने अमल किया होगा, जरूर बना होगा। लेट्स सी, अब ये तो देखिए वक्त की बात है, लेकिन आपको मैं एक चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। संपदा सृजन, इतना बढ़िया शब्द आपने चुना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो हमारी भी सोच वहां तक नहीं पहुंची। बहुत बहुत सुंदर शब्द है, और इसके लिए वाकई में कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये क्रिएटिविटी है कुणाल जी की। वेल्थ का मतलब संपदा, संपदा या संपत्ति, संपत्ति से भी एक नॉच हाई क्वालिटी शब्द, मतलब हाँ, मतलब अंग्रेजी में भी हर एक चीज के लिए कई सारे शब्द होते हैं ना। तो वेल्थ को आप संपत्ति भी कह सकते हैं, संपदा और भी उससे बढ़िया। संपदा सृजन मतलब बनना, बनाना, मतलब किसी चीज का सृजन होता है ना। हाँ, जैसे पृथ्वी का सृजन हुआ, वो मतलब कुछ बड़ी चीज जो बनती है उसके लिए सृजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कुणाल जी धन्य हो सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया सुबह सुबह सुन के। बताएं सर, आपका संपदा सृजन अंश, अंश मतलब शेयर। हाँ जी अनिल जी देखिए, आज क्योंकि वेल्थ क्रिएशन डे है तो अनिल जी आज बात करेंगे मध्यम से लंबी अवधि की। और आज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक मैं नहीं दे रहा हूं, तो मेरी अनिल जी मीडियम टर्म खरीदारी की राय है J&K बैंक पर, जिस पर हाल में मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी है। J&K बैंक मुझे लगता है अनिल जी कि एक बेस बना चुका है, और ये स्टॉक एक समय पर 200 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता था, अब घट करके 48-50 रुपए का भाव है। तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 85-90 रुपए के रेट्स आपको इसमें आते हुए देखने चाहिए। तो 85 के टारगेट से J&K बैंक में गिरावट में मेरी खरीदारी की राय। जम्मू कश्मीर बैंक 85-87 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, राय कुणाल जी की तरफ से खरीदारी की। आइए सुमित जी से भी जाने उनकी वेल्थ क्रिएशन आइडिया। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल्थ क्रिएशन आइडिया पिक के अंदर जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है उसने 2020 से लेके अभी 2023 तक 300 रुपए से स्टॉक ने 1000 रुपए तक का मूव दिखाया है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर एक वन वे रैली देखने को मिली है। मार्च अप्रैल 2020 में जो भाव थे वो 250 के आसपास के थे, और वहां से स्टॉक में अभी 1050 तक का मूव कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। बीच बीच में गिरावट आया, दबाव आया, बट ये स्टॉक में जिसने होल्ड किया उसमें एक अच्छा वेल्थ बनाया लोगों का। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी और भी आने वाले समय में रैली दिखाने को तैयार है। देखिए यहाँ से डिप आएंगे, यहाँ से गिरावट आएगी, उस गिरावट में इसमें खरीदारी करना है और पोजीशंस को होल्ड रखना है। वेल्थ क्रिएशन एक दिन, एक महीने या 6 महीने में नहीं बनेगा, इसको आपको लेके होल्ड करना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का होराइजन लेके अगर आप ये स्टॉक में निवेश करेंगे, CMP 1040 के पास है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। डिप में 980 रुपए तक का अगर डिप आता है, जो कि मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक में आएगा, तो उस डिप में उन लेवल्स के आसपास ये बहुत बढ़िया बाय बनेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट बनेगा 1130 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1200 रुपए का। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म के टारगेट और भी ऊपर के इसके बनेंगे जब ये टारगेट अच्छे हो जाएंगे। फिलहाल इसके अंदर 1130, 1200 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टीवीएस मोटर में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स 1130-1200 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी, बताएं सर वेल्थ क्रिएशन पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेल्थ क्रिएशन पिक जो रहेगी वो रहेगी पीडीलाइट इंडस्ट्री। ये स्टॉक के अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो 13 ईयर से अगर हम देखें स्टॉक एक हायर हाई फॉर्मेशन ईयरली चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। तो एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म सेटअप पे बना हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हमें पिछले कुछ 10-12 महीनों से एक करेक्टिव फेज में यहाँ पे एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो हम पीडीलाइट इंडस्ट्री को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हुआ है पिछले 12-13 सालों में, और जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक की कंटिन्यूटी रहेगी और इसी तरीके की वेल्थ जो इसने पिछले 10-12 सालों में बनाई आगे भी बनाता रहेगा। पीडीलाइट इंडस्ट्री में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 2750 से 2800 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से बाय एंड एक्यूमुलेट करना है, कोई भी गिरावट में 2200 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाए जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीडीलाइट में खरीदारी करने की 2200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदा है। सचिन जी भी हमारे साथ है तैयार। सचिन जी बताएं सर आपकी पसंद का वेल्थ क्रिएशन स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर बैटरी स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना है, एंड उसमें से जो स्टॉक मैंने चूज किया वो एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली एंड मंथली स्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स है। इनफैक्ट मंथली 200 एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको इसने काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, एंड वहीं पे कहीं जाकर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है मंथली चार्ट पे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है साल भर का अगर हम नजरिया रखें तो 240-245 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से 355 तक ये पर्टिकुलर वेव अभी अनलॉक होनी चाहिए ऑन द हायर साइड। सो खरीदारी करनी है, अक्यूमुलेट करना है एक्साइड इंडस्ट्रीज को। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 148 पे ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि हम एक बड़े स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस है, पिछली बार 2003 में इसने एक डबल बॉटम बनाया था मंथली चार्ट्स पे। सिमिलर स्ट्रक्चर था अपने 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास का, एंड वहीं पे कहीं जाकर फिलहाल एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन आया है। तो जरूर अपने पोर्टफोलियो में उतारे इस पर्टिकुलर स्टॉक को 355 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज खरीदारी करने की राय। धर्मेश जी आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु आपको सुप्रभात, सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को अच्छी दिन है। अच्छी शुरुआत के लिए वेल्थ क्रिएशन से ही होना चाहिए। और जो अनिल जी मौजूदा माहौल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अगर डिफेंसिव को लेके चलें और सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी को लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। इस लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल जो है वो मेरा वेल्थ क्रिएशन पिक रहेगा आने वाले समय में। 1 से 2 साल का नजरिया है यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल्स पायनियर है हॉस्पिटल को कॉर्पोरेशन करने के लिए, मतलब जो ये डिसइंटीग्रेटेड और काफ़ी फ्रेगमेंटेड सेगमेंट था, वहाँ पे ये कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली कंपनी थी जो इस तरीके से हॉस्पिटल चेन लेके आई। इनके 3 वर्टिकल्स हैं, एक हॉस्पिटल वर्टिकल है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से कारोबार कर रहा है, दूसरा इनका डायग्नोस्टिक चेन, और तीसरा जो कोविड में काफ़ी कस के तेजी पकड़ा वो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कंसल्टेशन और फार्मेसी दोनों ये सर्विस करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि अभी मौजूदा जो इनका मार्केट कैप है 61,500 के आसपास करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, टॉप लाइन 15,000 करोड़ के आसपास करती है और 800 से 900 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी करती है, जिसमें 51% जो है इनका हॉस्पिटल चेन से आता है, 7-8% डायग्नोस्टिक से है और 41% के आसपास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रहा है। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूंकि ये नया बिजनेस है तो यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग लेवल पर ब्रेक इवन नहीं हुआ है, बट मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये लास्ट क्वार्टर था जहाँ पे इन्होंने लॉसेस बुक करी है, आने वाले समय में ये टर्न अराउंड हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इनका आ गया है। सो ये सजेस्ट करने का अपोलो हॉस्पिटल एज अ वेल्थ क्रिएशन पिक रिकमेंड करने का कारण भी इनका ये 3rd डिवीजन ही है। मुझे लगता है अगर 2 साल के नजरिए से देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है अपोलो हॉस्पिटल्स का अराउंड 25,000 से 26,000 करोड़ के आसपास रहेगी, 15,000 करोड़ से बढ़ करके, और जो बॉटम लाइन है प्रॉफिटेबिलिटी है वो 800-900 करोड़ की जगह 1,800 से 2,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट डबल द जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी मैं देख रहा हूँ। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि इनका जो अपोलो हॉस्पिटल चेन का जो मार्जिन है 24.7 से अराउंड 27 के आसपास आएगा, 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर ये मार्जिन बढ़ेगा, और यहाँ पर आप 4 से 5% इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेगमेंट इनका बहुत जोर से ग्रो कर रहा है, जो पर क्वार्टर इनका रन रेट 80-85% का ग्रोथ रेट है।
3000 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ रेट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये FY24 के फर्स्ट क्वार्टर से एक्सपेक्ट करता हूँ जी। तो ओवरऑल आई मीन अगर इसको वैल्यू करें 50 टाइम्स मल्टीपल के हिसाब से 6250 का टारगेट प्राइस रहेगा और 3600 का स्टॉप लॉस। अपोलो हॉस्पिटल्स ये है धर्मेश जी की पसंद, 6250 6250 का टारगेट।